चलिए, जय हिंद, नमस्कार। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देख लो सब बराबर है ना? चलो, आज होगा संघीय संसद से हम लोग करेंगे, ठीक ना? एक क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। मंत्रिमंडल सचिवालय का जो है ना प्रमुख कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिवालय का जो प्रमुख होता है कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है। कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है। अच्छा, एक बात बताइए, मंत्रिमंडल सचिवालय जो है ना किसके अधीन काम करता है? हाँ, प्रधानमंत्री के अधीन। किसके अधीन काम करता है? प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। बताइएगा, मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है? किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है, बताइएगा। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के अधिनियम ने किस नियम के अंतर्गत कार्य करता है? भारत सरकार नियम 1961 के अधीन कार्य करता है। कौन? मंत्रिमंडल सचिवालय, ठीक ना? चलिए, बताइएगा, सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? कैबिनेट सचिव। कौन होता है? कैबिनेट सचिव। चलिए, अब आ जाइए आप लोग सीधे संघीय संसद में। कहाँ आ जाइए? संघीय संसद में। चलिए, जल्दी से विराजमान हो जाइए, तेजी से। जल्दी जल्दी से निकालिए संघीय संसद, तेजी से। चलिए चलिए, ठीक है। चलिए, संघीय संसद, बताइएगा, संसद जो बना है ना, संसद के अभिन्न अंग कौन कौन है? बताइए। राष्ट्रपति, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। हाँ, संसद जो बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बात समझे? अब एक और क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है कैसे? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है कैसे? बताइए तो। अगर कुछ भी होता है दो के बीच, जब कोई भी डिस्कस होता है राज्यसभा लोकसभा में, तो राष्ट्रपति के पास जाते हैं। चलिए, कोई और कुछ बोलिएगा, कोई और कुछ बोलिएगा। जब कोई बिल पास होता है, कोई भी विधेयक पास होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा के गुजरने के बाद अंतिम में जो हस्ताक्षर होता है राष्ट्रपति का, ठीक ना? लोकसभा और राज्यसभा में बहस होने के बाद अंतिम हस्ताक्षर होता है किसका? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक जो है ना कानून नहीं बनता है। इसीलिए संसद में जो है ना, बात समझे कि नहीं? बात समझ में आ गया ना? इसीलिए संसद का अभिन्न अंग कौन है? राष्ट्रपति है। बताइएगा, संसद की चर्चा किस अनुच्छेद में है? हाँ, अनुच्छेद 79। संसद की चर्चा है अनुच्छेद 79। अच्छा, एक और बात बताइएगा आप लोग। हाँ, बताइएगा, लोकसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में है? हाँ, 81 में। और राज्यसभा की चर्चा किस में है? 80 में। बताइएगा, 80 में। राज्यसभा की चर्चा किस में है? 80। तो समझिएगा, तो 79 हो गया संसद, 79 हो गया संसद, और राज्यसभा हो गया 80, और लोकसभा हो गया 81। बताइएगा, उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन। और निम्न सदन किसे कहा जाता है? बताइएगा, राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितना है? 250। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितना है? 552। और लेकिन अभी जो चुनाव होता है 545 पे। कितना पे? 545 पे। चलिए, हाँ, 543 पे चुनाव होता है, 2 एंग्लो इंडियन। बात समझे? 545, ठीक ना? 43 पर चुनाव। अब तो खत्म हो गया एंग्लो इंडियन को, अब खत्म कर दिया गया एंग्लो इंडियन को, खत्म कर दिया। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बताइएगा, आप लोग बताइएगा, राज्यसभा में सीट कितना है? 250। सभी जने जान रहे हैं, लेकिन सीट है राज्यसभा में 250, लेकिन वर्तमान में कितने सीट पे चुनाव होता है? 245। वाह, बहुत अच्छा। बताइए, 245 में राज्य से कितने सदस्य चुने जाते हैं? राज्य से
233, राज्य से 233। अब 12 को क्या होता है? मनोनीत होता है। 12 को सदस्य क्या होता है? विभिन्न क्षेत्रों से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। कितने को? 12 को। बात समझेंगे ना? तो 233 अब 12 कितना हो गया? 245। कभी आप लोग इस बात का विचार किए हैं 5 वो सीट कहाँ चले जाता है? बस है राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना है? 250। लेकिन वर्तमान में कितना है? मतलब चुनाव कितना होता है? अब 5 को कहाँ जाता है? सबको जोड़ लीजिए। ये 5 को जो होता है ना, जो अभी विवादित क्षेत्र है ना, पीओके वाला, ये सब के वजह से थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाता है। बात समझे कि नहीं? चलिए आगे। अच्छा एक बात बताइए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। न्यूनतम उम्र कितना? 30 वर्ष। लेकिन अधिकतम उम्र पूछ दें कितना? हाँ, जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आपका सांस चल रहा है, ठीक ना? चलिए, तो आप लोग भी कभी भी बन सकते हैं। सब नहीं, कोई भी बन सकता है। नहीं, गुरु तो गुरु रहता है, चेहरा चीनी बन जाता है। चलिए अच्छा बताइएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। बताइएगा राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? ध्यान से सुनिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल उसका भंग होता ही नहीं। राज्यसभा भंग नहीं होता है, वो अस्थाई सदन है, वो एक अस्थाई सदन है। अच्छा एक बात बताइए, राज्यसभा के सदस्यों का सेवानिवृत्त जो होता है ना, कितने वर्ष में होता है? 2 वर्ष में। राज्यसभा के सदस्यों का जो सेवानिवृत्त होता है 2 वर्ष में। 2 वर्ष में कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3। बात समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं। बताइएगा, यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? 31। यूपी में कितना है? 31। महाराष्ट्र में कितना है? 19। महाराष्ट्र में कितना है? 19। तमिलनाडु में कितना है? अपना प्यारा बिहार में कितना है? 16। बिहार और वेस्ट बंगाल में है 16। बिहार और वेस्ट बंगाल में कितना है? 16। कर्नाटक में कितना है? 12। कर्नाटक में कितना है? 12। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में 11। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में और गुजरात में भी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात 11। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात 11। ओडिशा में बताइएगा तो कितना है? ओडिशा और राजस्थान 10। ओडिशा और राजस्थान 10। बताइएगा। चलिए, केरल में कितना है? अब बताइएगा। पंजाब और असम में कितना है? 7। पंजाब और असम में 7। पंजाब और असम में 7। और तेलंगाना में कितना है? पंजाब, असम, तेलंगाना 7। पंजाब, असम, तेलंगाना, पंजाब, असम, तेलंगाना। और झारखंड में कितना है? झारखंड में और छत्तीसगढ़ में 5 है। चलिए, और हरियाणा में भी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बाकी सब में 1 है। बताइएगा, संघीय क्षेत्र हो गया दिल्ली में कितना है? 3। संघीय क्षेत्र दिल्ली में 3 और पौंडीचेरी में 1। बताइएगा, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन है? एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। बताइएगा, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति क्या चर्चा किस अनुच्छेद में है? हाँ, 89 में। किस में है? 89 में। 89 होगा। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 89 में। किस में है? अच्छा, अगला क्वेश्चन को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, अपने नाक कान सबको खोल कर, ठीक ना? हाँ, वो दूसरा चीज़ है। हाँ 64 जो है क्या, देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। बात समझे? कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? 64। बात समझे? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये कहता है 63 में। जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। बात समझे? 64। इसीलिए दोनों जो है ना एक है। बात समझे कि नहीं? चलिए, हाँ, और जो 90 है ना, उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग होना और पद से हटाया जाना, ये सब है 19 में। बात समझे कि ना? चलिए आइए, जो मुद्दे की बात है उस मुद्दे को पहले फतह करते हैं। चलिए, ध्यान से सुनने का और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना? चलिए बताइएगा, एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार।
राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। और समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? आप लोग ये सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन मुद्दे की बात ये नहीं है। जो मुद्दे की बात ये है, राज्य सूची पे केंद्र सरकार, राज्य सूची पे केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकता है? नीचे निगाहें ऊपर होना चाहिए, झुका नहीं होना चाहिए, एकदम दिया हुआ है, सब बात लिखा हुआ है। बात समझे कि नहीं? क्वेश्चन समझे कि नहीं? राज्य सूची पे कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुनय विनय पर, ठीक ना, केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची पे केंद्र सरकार कानून बना सकता है। केंद्र सरकार मतलब संसद, बुक में लिखल होगा संसद कानून बना सकता है। बात समझे? राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकता है, ठीक ना। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 249। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम जितना बात देखिए। सुनिए, पहले हम आपको सारांश बता देख लीजिए। हम यहाँ सब कुछ का जन्म कुंडली लिख के लाए हैं, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा, आप ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। लेकिन ये जो कानून होता है ना, वो अस्थाई कानून नहीं होता है, वो अस्थाई कानून होता है। कैसा कानून होता है? वो अस्थाई कानून होता है। और कितने समय के लिए होता है? 1 वर्ष के लिए होता है। कितने दिन के लिए होता है? 1 वर्ष के लिए होता है। बताइएगा, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 312। सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। वहाँ क्या लिखा है? अखिल भारतीय। इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा। अखिल भारतीय के अलावा कुछ और आ जाएगा तो अनुच्छेद चेंज हो जाएगा। हम लोक सेवा आयोग में हम पढ़ाएंगे। बात समझे कि नहीं? अखिल शब्द नहीं लिखा रहेगा तो अनुच्छेद 312 नहीं होगा। तो ध्यान सुनिएगा, अखिल भारतीय सेवा की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 312। लेकिन बात बताइए, हम अभी, मेरा हेडिंग क्या है? राज्यसभा। तो राज्यसभा की हेडिंग में हम पढ़ रहे हैं क्या? अखिल भारतीय सेवा। बात समझे? यानी कि अखिल भारतीय सेवा पे कानून बनाने का अधिकार किसके है? राज्यसभा को। बात समझे? किसे है? राज्यसभा को। यहाँ शक्ति प्रदान करता है राज्यसभा को। बात समझे कि नहीं? अच्छा, एक बात बताइए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? जो उपराष्ट्रपति पद पे होगा वही होगा। बात समझे कि नहीं? चलिए बताइएगा, राज्यसभा का गठन कब हुआ? हाँ, 3 अप्रैल 1952 को, ठीक ना। राज्यसभा का गठन कब हुआ? सबसे लास्ट में है, नीचे है, सबसे लास्ट में नीचे होगा। 3 अप्रैल 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को। लेकिन पूछ देंगे राज्यसभा की पहली बैठक कब हुआ? 13 अप्रैल 1952, 10 दिन, 13 मई है, हाँ सॉरी 13 मई, 1 महीना 10 दिन के बाद 13 मई 1952 को गठन हुआ। 3 अप्रैल 1952 को और पहली बैठक होता है 13 मई 1952 को। चलिए, ये हो गया आपका कंप्लीट कौन सा? राज्यसभा। अब आते हैं लोकसभा। लोकसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81। तो 79 हो गया संसद, 80 हो गया राज्यसभा, 81 हो गया लोकसभा, ठीक ना। 81 हो गया लोकसभा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? 93। एक बार फिर से पुनः सुनने का और समझने का प्रयास कीजिएगा। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति हो गया आर्टिकल 89। बात समझे? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति कौन हो गया? 89। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा में आएगा सभापति, राज्यसभा में क्या आएगा? सभापति, और लोकसभा में क्या आ जाएगा? अध्यक्ष। लोकसभा में क्या आ जाएगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। किस अनुच्छेद के तहत? 93। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। एनी डाउट? जोर से बोलिए। अरे आवाज़ में दम नहीं है। 79 का हो गया है, इतना बुलंद आवाज़ में बोला। आप लोग यहाँ 43 के हैं। चलिए आगे हम बताते। जब संविधान निर्माण हुआ उस समय लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी? 500। कितना? 500। समझे? संविधान निर्माण के समय लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 500। अभी वर्तमान में कितना है? 552। कितना है? 552। चुनाव होता है कितना पे? 545 पे, 545
545, 545 बताइएगा। राज्यों से कितने सदस्यों का चुनाव होता है? 524 राज्यों से कितने सदस्यों का चुनाव होता है लोकसभा में? लोकसभा में राज्यों से कितने सदस्यों का चुनाव होता है? 524। और केंद्र शासित प्रदेश से कितना होता है? 19। बात समझे कि नहीं? तो 524 प्लस 19 कितना हो गया? 543, 9 4 13, 543। और 2 हो गया कौन सी? एंग्लो इंडियन। तो 545 में 2 हटा दीजिए तो 2 हो गया एंग्लो इंडियन, जो अब खत्म कर दिया। तो कितना का चुनाव हुआ? 543, 543। बात समझे कि नहीं? 543 में 524 हो गया कौन सी से? राज्य से, और 19 हो गया केंद्र शासित प्रदेश से। क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा एक बात बताइए, एंग्लो इंडियन को कौन चुनता था? कौन चुनता है? राष्ट्रपति। हाँ, एंग्लो इंडियन, बस समझे, जो बाहर रह रहा है, पूर्वज उसका कभी ना कभी इंडिया में रहा होगा। बात समझे? का हो यही ना, उसका पूर्वज कभी ना कभी इंडिया में का होगा, लेकिन वो वर्तमान में लंबे समय से वो कहाँ रह रहा है? बाहर रह रहा है, देश से बाहर रह रहा है। बात समझे? जैसे मान लीजिए जो अमेरिका में रह रहा है आज से 50 साल से, समझे, या नहीं तो कोई अंग्रेज भारत की सदस्य ले लिया है, भारत में रहने लगा है, लेकिन वो वर्तमान में कहाँ रह रहा है? दूसरा जगह। हाँ, विदेशी को इसमें विदेशी, लेकिन वो ऐसा विदेशी जिसका हिंदू से मतलब इंडिया से कुछ ना कुछ संबंध हो। चलिए आइए इस पे आइए, मुद्दे की बात पर आते हैं। बताइएगा 2 एंग्लो इंडियन का राष्ट्रपति चुनता है किस अनुच्छेद के तहत? याद, यहाँ क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है। अनुच्छेद 331 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 331 के तहत। ये अलग बात है, अभी समाप्त कर दिया, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन पॉपुलर क्वेश्चन है। राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन चुनता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 331 के तहत। ठीक ना? ठीक ना? आप लोग देख लीजिएगा, ये बात यहाँ ध्यान से सुनिए पहले। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। राज्यसभा में SC और ST के लिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, बात समझे कि नहीं, सीटों का आरक्षण है। बात समझे? लोकसभा में अनुसूचित जाति को बोलेंगे SC और अनुसूचित जनजाति को बोलेंगे ST के सीटों का आरक्षण है। तो बताइएगा SC के लिए कितने सीटों का आरक्षण है? हाँ, 84। कितना है? 84। लेकिन बोल देंगे ST के लिए कितने सीटों का है? 47। कितना है? 47। बात समझे? तो SC के लिए 84, 84, और ST के लिए 47। कितना? लेकिन मुद्दे की बात यही थोड़ी ना है। बात समझे? SC के लिए 84 सीटों का आरक्षण है, लेकिन ST के लिए 47 सीटों का आरक्षण है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 330। बात समझे? यानी अनुच्छेद 330 बोलेगा तो SC और ST का आरक्षण, और अनुच्छेद 331 बोलेगा 2 एंग्लो इंडियन का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन। बात समझे कि नहीं? क्रिस्टल क्लियर। लेकिन यहीं आपका मुद्दा समाप्त नहीं होता है। अनुच्छेद 330 समझ में आया? क्या आया? SC ST के लिए सीटों का आरक्षण। तो SC ST के लिए कितने सीट? SC के लिए 84, ST के लिए 47। बहुत दिन से आप लोग जो है खाना खा के सिर्फ जो है पेट निकाल रहे हैं, ठीक ना? कोई ना खाना पचाएं, आज हम सबका एकदम कचूमर निकाल देंगे। कल ही हमसे जो है ना वो निकाला है, बहुत ग्लूकोज लिया है, आज लुको ग्लूकोज वाला का। चलिए, हाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। अनुच्छेद 330 बोलिए फटाक से। SC ST के लिए सीटों का आरक्षण, लेकिन SC के लिए कितने सीट? ST के लिए अनुच्छेद 331। 2 एंग्लो इंडियन का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन। 30-31 क्रिस्टल क्लियर। लेकिन अनुच्छेद 332 क्या कहता है? नीचे निगाहें नहीं, राज्यों में SC ST का सीटों का आरक्षण। बात समझे? राज्यों में सीटों का आरक्षण SC ST को, अनुसूचित जाति और जनजाति को। देख लीजिए आप लोग, श्रृंगार पटाख कर दीजिए उसको, ठीक ना?
लोकसभा में ये होगा? अनुच्छेद 330 में हुआ लोकसभा में सीटों का आरक्षण। बात समझे? अनुच्छेद 332 में राज्यों के विधानसभाओं ने SC ST के लिए सीटों का आरक्षण। बात समझे? आप लोग देख लीजिएगा, कहीं होगा, आगे बढ़िए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एनी डाउट? नो सर। हाँ, ये हुआ। चलिए आगे बढ़े। यस सर। चलिए ठीक है जवान, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं तो मीठे वॉल्यूम के साथ स्वीट। चलिए बताइएगा लोकसभा का सीट 2000 लोकसभा का सीट अपरिवर्तित रहेगा कब तक? 2026 तक लोकसभा के सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। जो इसको कहते हैं परिसीमन के अंतर्गत क्या होता है, जैसे अभी भागलपुर जो है ना एक संसदीय क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में बदलाव, किसी को गांव को शामिल करेगा, किसी को हटाएगा या दूसरे में दे देगा, ये सब कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन मुद्दे की बात ये थोड़ी ना, हमको ये थोड़ी पूछना है, हमको पूछना है किस संविधान संशोधन के तहत 2026 तक लोकसभा के सीटों में कोई बदलाव नहीं होगा। 84 संविधान संशोधन 2001 84 संविधान संशोधन 2001 के तहत लोकसभा के सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। ओके, ठीक, किस्टा क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा हमको वोट देने का जो अधिकार था, पहले 21 वर्ष में हम लोग वोट देते थे। लोग कहते थे 21 साल में बच्चा समझदार हो रहा है, लेकिन अब बच्चा समझदार हो जा रहा है कितना? 18 साल है, अब तो 15 साल में हो जाता है, ठीक ना? हाँ चलिए लेकिन दूसरे के बहकावे में आ जाता है। चलिए बताइएगा, तो ये जो है वोट देने का उम्र जो है ना 21 साल से घटा के 28 साल कर दिया गया। किस संविधान संशोधन का? हाँ, 61 संविधान संशोधन 1989, 61 संविधान संशोधन 1989। किसका क्रिया बता दीजिए। लोकसभा में सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन न होगा। किस संविधान संशोधन के तहत? 84 संविधान संशोधन 2001। बताइएगा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटा के 28 वर्ष, 61वां संविधान संशोधन। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग एकदम लल्लन टॉप तरीका से खेल रहे हैं। चलिए अब बताइएगा सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन हो गया? बाहरी दिल्ली। कौन हो गया? बाहरी दिल्ली, ठीक ना? बताइएगा सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र कौन हो गया? लोकसभा का लक्षद्वीप। बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन है? लद्दाख। कौन है? लद्दाख। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन है? चांदनी चौक। कौन है? चांदनी चौक। बताइएगा लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? 25 वर्ष। बताइएगा प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र कितना? प्रधानमंत्री 25। देखिए लोकसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। लोकसभा के चुनाव से बनता है कौन चीज? प्रधानमंत्री। तो जिसका उम्र 25 साल है वो संसद बन सकता है, और जो संसद बन सकता है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र कितना है? 25 वर्ष। बात समझेंगे ना? चलिए आपकी बातों को अनसुना कहते हुए हम आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं, ठीक ना? चलिए अब क्लास के टाइम में वो सब बात कर लेंगे, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा अब आइए मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, ध्यान से क्वेश्चन को बातों को सुनिएगा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? लोकसभा के। सामूहिक बोलेगा तो, लेकिन सिर्फ मंत्री परिषद बोलेगा तो, सिर्फ मंत्री बोलेगा तो, सुनो पहले ध्यान से, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से बोलेगा तो लोकसभा, सामूहिक रूप से बोलेगा तो, लेकिन सिर्फ मंत्री बोलेगा तो राष्ट्रपति के प्रति। बात समझे? मंत्री परिषद बोलेगा तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बात समझे कि नहीं? हाँ, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद सामूहिक रूप से
लोकसभा के प्रति होता है, लेकिन सिर्फ मंत्री बोलेगा तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। बात समझे कि नहीं? ध्यान में रखिएगा ये दोनों बातों को। हाँ हाँ, आज संसद में कौन आता है भैया? लोकसभा। वो ऊपरी बात लिखा है, वो किताबा जो आपका है वर्णमाल NCERT ऊपरी बात लिखा है। संसद में कौन? लोकसभा। संसद का एक अभिन्न हिस्सा है ना, संसद में कौन? लोकसभा। तो ओरिजिनल आंसर हुआ लोकसभा। संसद में तो तीनों आ गया। बात समझे कि नहीं? ओके, क्रिस्टल क्लियर? चलिए अभी तक बताइएगा लोकसभा कितनी बार भंग हुआ है? 8 बार। कितनी बार भंग हुआ है? 8 बार। कितनी बार भंग हुआ है? 8 बार। वाह, बहुत अच्छा, जो भी आप लोग ये काम किए हैं बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमको ईस्वी नहीं जानना है जो कब कब हुआ है। हाँ, वहाँ देख लो। हाँ चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो संसद अभी तक कितनी बार भंग हुआ है? 8 बार, सर्वाधिक इंदिरा गांधी के समय में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक बात बताइए, कोरम के लिए कितना सदस्य होना, लोकसभा में कोरम पूर्ति के लिए कितना सदस्य होना जरूरी है? 1/10। कोरम कितना? 1/10। हम बोलें ये क्लास तभी लगेगा जब इसका कोरम पूरा होगा। कोरम पूरा होगा तो अब कोरम क्या है? कोरम क्या है बताए समझते हैं। कुल सदस्य संख्या, कुल जितना स्टूडेंट आता है उसका 1/10वां भाग अगर आएगा तो क्लास लगेगा। मान लीजिए 20 स्टूडेंट है तो उसका 1/10 कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। यानी 2 स्टूडेंट रहेगा तो क्लास हम लेंगे। बात समझे? बात समझे कि नहीं? तो यानी कि लोकसभा की कोरम जो होता है, यानी कि लोकसभा में बैठने के लिए, लोकसभा में बैठक होने के लिए, लोकसभा का बैठक जो होगा ना, कम से कम 1/10 भाग सदस्य वहाँ प्रेजेंट रहना चाहिए। 1/10 भाग सदस्य क्या होना चाहिए? प्रेजेंट रहना चाहिए। बात समझे कि नहीं? 1/10 सदस्य कितना होता है? 55। लोकसभा की बैठक के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितना? 55। कितना होना चाहिए? 55 होना चाहिए। एनी डाउट? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लेकिन एक क्वेश्चन पूछ देगा, ये जो है कोरम किस संविधान के किस अनुच्छेद में इसका चर्चा है? अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 बताइएगा। हाँ सिर्फ अनुच्छेद 100 बताइएगा। अरे उतना मत अथी करो, रहने दो। हाँ इसी को कहते हैं गणपूर्ति, इसी को कहते हैं गणपूर्ति। कोरम इसी को कहते हैं बैठक। बात समझे? कोरम, गणपूर्ति, बैठक, समझे कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? अनुच्छेद 108। संसद के दोनों सदनों की सदस्यों की बैठक जो बुलाता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। अच्छा एक बात बताइए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। बताइएगा संयुक्त अधिवेशन किस परिस्थिति में होता है? जब किसी विधेयक पर दोनों सदन में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। बात समझा? दोनों सदन में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, या एक सदन पारित कर देता है, दूसरा सदन रोक के रख देता है। बात समझे? तो यानी सिंपल वे में जानिए ना, जब दोनों सदन में गतिरोध पैदा होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष। बताइएगा। लेकिन एक मुद्दे की बात है, बहुत अच्छा बात है, ठीक ना? बताइएगा किस विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता है? किस विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति नहीं बुला सकता है? किस विधेयक पे गतिरोध उत्पन्न है? 2 विधेयक है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पे। आप समझे? धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। बात समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं नन्हे नन्हे कदमों से। बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए संयुक्त बैठक बुला रहा है लोकसभा और राज्यसभा का, उसकी अध्यक्षता कौन करता है?
लोकसभा का अध्यक्ष। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो कौन होगा? हाँ, ध्यान से सुनिए। अगर अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तब आएगा राज्यसभा के उपसभापति। सभापति नहीं, सभापति चूंकि राष्ट्रपति होता है, ठीक ना, उपसभापति। बात समझे? अगर संयुक्त अधिवेशन में, टेक्निकल क्वेश्चन है, सबको लगता है हम जानते हैं, लेकिन गलती करने का चांस बनता है। बात समझे कि नहीं है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आराम से, एकदम प्यार से, दिमाग को शांत करके समझेंगे। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अगर उसको बुखार लग गया तो कौन करेगा? हाँ, उपाध्यक्ष को अगर डेंगू हो जाएगा तो कौन करेगा? हाँ, नहीं, राज्यसभा के उप सभापति। अगर ये भी नहीं रहेगा ना, तब पैनल के सदस्य में से कोई। बात समझे कि नहीं है? बात समझे? क्रिस्टल क्लियर? काहे रोने लगे? गजब बात है, कोई हर बात में आंसू। अच्छा नहीं, ऐसे बोल, चलिए नहीं बताइएगा 17 वासन के कारण। लेकिन बताइएगा इसकी जितना बात बोलें, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 118 में। यानी कि राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब के एब्सेंट में राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करेगा। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 118। अनुच्छेद 118। बात समझे कि ना? संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा 108 के तहत, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा ये बताएगा अनुच्छेद 118। बताइएगा 17 वासन के कारण लंबित विधेयक समाप्त नहीं होगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 107। हाँ, देखिए, नहीं कहता है जैसे 3 गो सत्र होता है, मानसून, हाँ, शीतकालीन, बजट, हाँ, और ये तीनों सत्र जो है ना समाप्त हो गया। तीनों सत्र समाप्त हो गया। अब कोई विधेयक जो है ना लंबित है, कोई विधेयक क्या है? लंबित है, पारित नहीं हुआ, तो वो अगले सत्र में जो है ना, उस अगर कोई विधेयक लंबित है तो वो लंबित ही रहेगा, समाप्त नहीं होगा। बात समझिए? जैसे ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, आज क्लास ऑफ हो गया, अब कुछ पढ़ाने के लिए बच गया, तो ऐसा नहीं है वो चीज़ छूट जाएगा, अगले क्लास में हम क्या करेंगे? उसको पढ़ाएंगे। बात समझे ना? उसी प्रकार कोई विधेयक लंबित रह गया, लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में लंबित हो गया, तो अगले सत्र में वो फिर से कंटिन्यू कर सकता है। बात समझे? ये बात बोला। बात समझे कि नहीं? वो विधेयक समाप्त नहीं होगा, वो विधेयक समाप्त नहीं होगा। झूमते हुए, ठीक ना? झूम लो 2-4 बार, ठीक ना? नींद कम आएगा, ठीक ना? नहीं तो ऐसा नहीं उधर उलट जाना। अनुच्छेद 107 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? 107 के तहत। बताइएगा अगला क्वेश्चन, बताइएगा संयुक्त अधिवेशन के संचालन संबंधित प्रक्रिया का नियम कौन बनाएगा? संयुक्त अधिवेशन है, उसके संचालन, यानी कि संयुक्त अधिवेशन की संचालन संबंधित विधेयक के लिए कानून कौन बनाएगा? नहीं, राष्ट्रपति बनाएगा। संयुक्त अधिवेशन के संचार मतलब समझे ना? संयुक्त अधिवेशन के संचार संबंधित प्रक्रिया के नियम कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। लेकिन राष्ट्रपति जो बनाएगा किसके परामर्श से बनाएगा? तो राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष के परामर्श से। बस समझे? अब समझिए, ऐसे समझ लीजिए, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, संयुक्त अधिवेशन से संचालन के लिए, संचालन मतलब समझ लें, उसकी अध्यक्षता के संबंध में अगर कोई नियम में बदलाव करना है, नियम बनाना है, तो वो नियम कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। नियम कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। लेकिन नियम जैसे जो परंपरा चल रहा है उस नियम में कुछ बदलाव करना है, सपोज दैट संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता संबंधित नियम में अगर कुछ बदलाव करना है तो बदलाव कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। बदलाव कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन राज्यसभा के सभापति, जो सभापति है, उसकी परामर्श और लोकसभा के अध्यक्ष के परामर्श से। बात समझे कि नहीं? दोनों का परामर्श लेके। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? स्पीकर। उसी अध्यक्ष होता है। बात समझे? चलिए, बात समझे कि नहीं? अध्यक्ष को इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं। बात समझ में आ गया ना? मुद्दे की बात है, समझ में आया? अरे मुद्दे की बात है, समझ में आया? तो बोलिए ना तो जोर से।
2 मिनट एकदम तरोताज़ा रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। वही वाला हाल, ऊपर अच्छा फल दिखा के जो है ना नीचे खराब फल चढ़ा देता है, फल बिखरेता है। वही वाला बात, तनी का दिखा दिए हाँ हम लोग तैयार हैं, फिर मुरझा जाए। कोई बात हो, चलिए आगे बढ़िए। एक दिन में तार्किक प्रश्न कितने? एक दिन में कितने तार्किक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20। कितने? 20। बताइएगा। और विश्वास प्रस्ताव के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या, सुनिएगा, और विश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है? लोकसभा में कितने? 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। बात समझे? अगर और विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाना है तो कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? 50 सदस्यों का। लेकिन एक और क्वेश्चन है, और विश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में है या नहीं है? नहीं, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। अब आइए लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में बताइएगा। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 93। और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति 89। किसमें? 89। ओके ना? चलिए बताइएगा। अब अच्छा से, अब ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद रंगना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक ना? क्या है क्वेश्चन? बताइएगा। जो संसद निर्वाचित होता है, जो संसद निर्वाचित होता है, जो जीत के जाता है, उसको शपथ कौन दिलाता है? रुक जाइए, आराम से जवाब देना, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। बात समझिए, मेरा कोई ट्रेने न छूट रहा है। बात समझिए, जो निर्वाचित सदस्य है, जो चुनाव जीत, लोकसभा बातें हो रहा है, लोकसभा का, बात समझिए, ओनली लोकसभा का। लोकसभा का जो निर्वाचित सदस्य है, जिसको कहते हैं सांसद, ठीक ना, उसको शपथ कौन दिलाता है? शपथ। और जब तक शपथ नहीं हुआ तब तक वो काम नहीं कर सकता है। अगर बिना शपथ लिए वो संसद की कार्रवाई में भाग लेता है, उसको प्रतिदिन 500 रुपया जुर्माना देना होता है। बात समझे? बहु सबके लिए कुछ भी नहीं है 500 रुपया, नहीं बताए थे एक दिन। बात समझे? बताइए। लेकिन हम मुद्दे की बात है, बताइए, निर्वाचित सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा का अध्यक्ष। आप स्वतंत्र हैं, आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, इन सभ्यता से बने हुए हैं, अपनी विचारों से आप स्वतंत्र हैं। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है, बीच में कोई नहीं बोलिएगा। हाँ बोलिए, आप भी बोल सकते हैं। ओके ना? ओके हो गया। अब सुनिएगा, जो मान लीजिए हम संसद हैं, सपना देख सकते हैं ना? सपना देखना का बोली बात है। हम संसद चुनाव जीत के गए तो हमको जो है ना शपथ दिलाएगा प्रोमोट स्पीकर। बात समझे? ना कि स्पीकर, प्रोमोट स्पीकर, प्रोमोट स्पीकर। अब आएगा बात प्रोमोट स्पीकर कौन होता है? बात समझे? हाँ, हिंदी यही नाम ही आता है। अब हिंदी हमको ही नहीं पता है इसका क्या यूज करता है। प्रोमोट स्पीकर देख लो, प्रोटेम स्पीकर बोलता है, ठीक ना? प्रोटेम स्पीकर हम बता देते, इसका मतलब हम बता देते हैं। बात समझे? इसका हिंदी क्या होता होगा हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, अभी तक यही शब्द सुनते आए हुए हैं, ठीक ना? इसका मतलब हम समझा देते हैं आपको, ठीक ना? देखिए, जैसे 543 सदस्य चुनाव जीत के गया, 543 सदस्य चुनाव के जीत के गया ना, उसी में से जो वृद्ध व्यक्ति है उसको बोल दिया स्वेच्छा से, चुनाव नहीं हुआ, स्वेच्छा से बोल दिया आप प्रोमोट स्पीकर हैं, तत्काल आप स्पीकर बन जाइए। बस समझे? तत्काल आप स्पीकर बन जाइए। जैसे हम कहीं जा रहे हैं 5 दिन के लिए, हाँ, तो बोल दिए तत्काल आप जो है ना, हम बोल दिए ए क्लास को तुम देखना, किसी को हम बोल दिए, जब हम आए तो बोले गड़बड़ी है, ये तो गड़बड़, आप उसको क्या बोले? तो हम बोले वोटिंग कर लो, जिसको तुम लोग चाहता है हम नहीं उसको बना दो। बस समझे? तो प्रोमोट स्पीकर मतलब समझे? वो अस्थायी रूप में चुन लिया गया किसी एक को, लगभग चुना जाता है जो वृद्ध आदमी है, जो एक्सपीरियंस होल्डर है, उसको बना दिया जाता है। बात समझे? उसी को कहते हैं हम प्रोमोट स्पीकर। बात समझे कि नहीं? वही शपथ दिलाता है। बात समझे कि नहीं? प्रोमोट समझ में आ गया ना? अब देखिए, सबको शपथ दिला दिया है? अब शपथ हो गया तभी ना संसद की कार्रवाई में भाग लेगा, बिना शपथ लिए उस संसद की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता है। अब बोला चलिए संसद में बैठक हुआ है, अब बोलिए चलिए अब अध्यक्ष किसको चुनते हैं लोकसभा का, तो वोटिंग होगा।
जो वोटिंग होगा, तो वोटिंग में जिसको ज़्यादा वोट आएगा 543 में से कोई भी खड़ा हो जाएगा, कोई भी खड़ा हो सकता है, बात समझे। लेकिन जिसके पास बहुमत होगा, जिसकी सरकार रहेगी उसी का होगा ना, बात समझे। आज सरकार में सब थोड़ी ना खड़ा होगा, जो जिसको बोलेगा वहाँ उसका उस पार्टी का आदमी, बात समझे कि नहीं, समझ में आ गया ना। तो यहाँ इस टेक्निकली शब्द है, सब जानता है जो अध्यक्ष होता है, बस बात समझे कि नहीं। लेकिन प्रोमोट स्पीकर उसको शपथ दिलाता है, बात समझे कि नहीं, समझ में आ गया। इतना कम वॉल्यूम बोलिएगा तो हमको हार्ट अटैक आ जाएगा मर्दे, बच्चा सब अच्छा नहीं। चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। बताइएगा लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किससे देगा। लोकसभा का जो अध्यक्ष है उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसको देगा, अध्यक्ष को। तो आदमी क्या कहता है जानते हैं, सोचने लगता है लोकसभा का अध्यक्ष है तो उससे बड़ा कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, हाँ उसको देगा, बात समझे। नहीं, लोकसभा का जो है ना अध्यक्ष त्याग पत्र देता है उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष देता है अध्यक्ष को, बात समझे कि नहीं। ओके, वाह वाह कीजिए ना हो। बताइएगा विपक्षी दल की मान्यता के लिए, विपक्षी दल की मान्यता के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितना होना चाहिए, 55। कितना होना चाहिए, 55। कितना होना चाहिए, 55। बताइएगा लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है, जीवी मावलंकर। कौन है, जीवी मावलंकर। लेकिन बोल देंगे लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष जी अनंत श्यानम अय्यर, ठीक ना, अनंत श्यानम याद रखिएगा, अनंत श्यानम लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष अनंत श्यानम, ठीक ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अब बताइएगा लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, 17 अप्रैल 1952 से, हाँ 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक, ठीक ना। बताइएगा लोकसभा का प्रथम दलित अध्यक्ष कौन है, पीएम संगमा। कौन है, पीएम संगमा। कौन है, पीएम संगमा। बताइएगा हाँ प्रथम दलित अध्यक्ष, लोकसभा का प्रथम दलित अध्यक्ष हो गया पीएम संगमा। बताइएगा सार्वजनिक हित के अत्यंत, ध्यान से सुनिएगा, सार्वजनिक हित के अत्यंत आवश्यक मुद्दों पे लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है। सार्वजनिक हित के अत्यंत आवश्यक मुद्दों पर लाए गए प्रस्ताव को क्या कहते हैं, हाँ स्थगन प्रस्ताव। क्या कहते हैं, स्थगन प्रस्ताव। बताइएगा स्थगन प्रस्ताव की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है, 102। अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 100 के भाग 2, अनुच्छेद 100 के भाग 2। अब बताइएगा स्थगन प्रस्ताव कितने बजे लाया जाता है, 4 बजे। कितने बजे लाया जाता है, 4 बजे। बताइएगा संसद सदस्य की अयोग्यता संबंधी प्रश्न का अंतिम निर्णय कौन करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर संसद की अयोग्यता संबंधी प्रश्न का अंतिम निर्णय कौन करता है, राष्ट्रपति। अगर कौन संसद का कौन सदस्य अयोग्य है, संसद का कौन सदस्य अयोग्य है, इसका निर्णय कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति जो कहता है चुनाव आयोग की सलाह पे, राष्ट्रपति जो कहता है चुनाव आयोग के सलाह पे। बताइएगा संसद की कार्रवाई में कितने दिन लगातार अब्सेंट रहने पर, अनुपस्थित रहने पे उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगा, 60 दिन। कितने दिन, 60 दिन। बताइएगा संसद सदस्य को सिविल मामले में गिरफ्तारी के लिए कितने दिनों की छूट है, 40 दिन की। सिविल मामले में, सिविल मामले देखो ऐसे समझ लो, अगर कोई संसद सदस्य मर्डर वगैरह कर लिया है, ठीक ना, तो ये सिविल मामले नहीं होगा, बात समझे, ये क्रिमिनल हो गया, बात समझे। उसके बाकी जितना हो गया धन उनसे संबंधित है, बात समझे, कोई केस है, मतलब हाई क्रिमिनल केस नहीं है, हाँ जो भी सिविल कोर्ट का है, तलाक संबंधी है, बात समझे, पैसा संबंधित है, ये सब मामले में 40 दिन तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बात समझे। बताइएगा संसद को जो है ना पेंशन कब से लागू हुआ, 1976। कब से लागू हुआ, 1976 से। कब से लागू हुआ, 1976 से। बताइएगा संसद जन प्रतिनिधि अधिनियम, संसद जन प्रतिनिधि अधिनियम कब पारित हुआ था,
1951 में। कब हुआ था? 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। बताइएगा संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगा कितने दिनों की सजा होने पर? संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगा कितने दिनों की सजा होने पर? 2 वर्ष या उससे अधिक। 2 वर्ष या उससे अधिक। बताइएगा संसद की सदस्यता समाप्त हो जाने पर वो कितने वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ेगा? 6 वर्ष। कितने वर्ष? 6 वर्ष तक। बताइएगा संसद की कार्रवाई में हिंदी या अंग्रेजी में होगी किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348। बताइएगा संसद में मातृभाषा में संसद को संबोधित करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मिला है? 120 अनुच्छेद 120। इसको समझ लीजिए। हाँ, जैसे कोई भी संसद सदस्य है अपनी मातृभाषा में वो संसद में भाषण देगा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 120। बस समझे? अपनी मातृभाषा, हम तेलुगु जाने तो तेलुगु में बोलेंगे, कन्नड़ जाने तो कन्नड़ में बात। बस हाँ हाँ, वहाँ ट्रांसलेट करने के लिए है। बस समझे? हाँ, ट्रांसलेटर है वहाँ पे। बस समझे? अपनी बस हिंदी और अंग्रेजी में बोलेगा, ये हो गया अनुच्छेद 348। हिंदी या अंग्रेजी में बोलेगा तो अनुच्छेद 348। हिंदी या अंग्रेजी में बोलेगा तो अनुच्छेद, हिंदी या अंग्रेजी में बोलेगा तो अनुच्छेद, लेकिन अपनी मातृभाषा में बोलेगा तो 120। बस 120 दिमाग में रखिए। हाँ, जैसे आप जहाँ हैं, जैसे मान लीजिए बंगाल में तो बंगाली हो गया, हाँ, केरल में मलयालम हो गया, सब जगह सब राज्य का अपना अलग अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आइए महान्यायवादी। अब आइए कहाँ? महान्यायवादी की ओर। कहाँ आइए? महान्यायवादी की ओर। हम लोग धीरे धीरे नन्हे कदमों से हम सब बता दिए जितना हम बढ़िया से बैठ के क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं। हाँ, कहाँ तक खींचेंगे? जब हमको रोकना होगा हम रोक लेंगे। चलिए बताइएगा महान्यायवादी। महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76। महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अच्छा एक बात बताइए, महान्यायवादी की सहायता के लिए कितने सॉलिसिटर और कितने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की आवश्यकता होती है? तो महान्यायवादी को हेल्प के लिए 1 सॉलिसिटर और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होता है। बात समझे कि ना? 1 महान्यायवादी, 1 सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। बात समझे कि नहीं? बताइएगा भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। बताइएगा संसद में, सुनो भाइयों एवं बहनों, ठीक ना, सुनो सभी ध्यान से सुनो। ये जो महान्यायवादी होता है संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी संसद की कार्रवाई में भाग लेता है। ये क्वेश्चन तो छपता है, निम्न में से कौन संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग लेता है? वो है महान्यायवादी। कौन है? महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल, AG। बात समझे? यही ना हो? हाँ, और CBSE वाले ठीक, ICC बोर्ड वाले, संस्कृत विद्यालय वाले। बस समझे कि नहीं? संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग लेगा कौन? लेकिन मुद्दे की बात ये नहीं है बबुआ। मुद्दे की बात क्या जानते हैं? संसद की कार्रवाई में भाग लेगा लेकिन वोटिंग नहीं करेगा। वोटिंग नहीं करेगा। संसद की कार्रवाई में भाग लेकिन वोटिंग नहीं करेगा। बात समझे? अगर कहीं वोट देना हो कोई भी बिल पे, वोट नहीं देगा। जाकर भाषण सुन सकता है, अब बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। लेकिन मुद्दे की बात ये नहीं है किस अनुच्छेद के तहत। बहुत तेज हो गए हो, बट हमको भागने दीजिए। अनुच्छेद 88। बहुत आप लोग तेज हैं। क्या बताएं? कुछ न बोले, उससे 1 पद नीचे होता है सॉलिसिटर जनरल। बात समझे? अब एक गवर्नर होता है, उप गवर्नर होता है। बात समझे? चलिए अब आइए महाधिवक्ता। जैसे केंद्र में होगा महान्यायवादी और राज्य में होगा क्या? महाधिवक्ता। राज्य में क्या होगा? महाधिवक्ता। बताइएगा महाधिवक्ता
की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 165। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। बताइएगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बताइएगा, केग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब आते हैं हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट में कहेंगे केग। बताइएगा, केग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। बताइएगा, केग महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक, बात समझेगी ना, कितने साल तक अपने पद पे बने रह सकता है? 6 वर्ष तक, या उसके उम्र 65 साल। 6 वर्ष या 65 साल। बताइएगा, महान्यायवादी की केग के हटाने की प्रक्रिया क्या है? ये दोनों सदनों, नहीं सिंपल वे में, दोनों सदनों के सहमत हो जाता है ना तो हटा देगा। दोनों संसद के का सहमत हो जाएगा तो हाँ। क्वेश्चन में तो माफ आई ऑप्शन में तो ऑप्शन के अनुसार जवाब दोगी ना। इसी को महाभियोग क्या होता है वही दोनों तब? हाँ क्या? हाँ हाँ, राष्ट्रपति द्वारा। बताइएगा, केग का काम क्या है? सार्वजनिक धन का रक्षा करना। सार्वजनिक धन का क्या करना? रक्षक होता है। क्वेश्चन पूछ देगा, सार्वजनिक धन का रक्षक कौन होता है? तो केग। कौन होता है? केग। बस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। हाँ, ऑडिटिंग कर, मतलब कोई घोटाला वगैरह ये सब हो रहा है, बस समझे। बताइए, केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित प्रतिवेदन को, ध्यान से सुनिएगा, केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन को संसद पटल पर रखवाता है। कौन रखवाता है? केग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बात समझे। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 151। ध्यान से सुनिएगा, केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन को संसद पटल पर रखवाता है कौन? केग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 151। अनुच्छेद 151। चलिए स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। एक कैमरामैन था, ध्यान दीजिएगा, 10,000 स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे हैं। हम ऑफिस में बैठकर सबका पैसा उठी कर सकते हैं? नहीं। एक ऑडिटर रख दिया है, फिर लो, हाँ, कहाँ कितना खर्च हो रहा है, बात समझे, सबका हिसाब रखो तुम, बात समझे। और पैसा लेने वाले के लिए खाइए, ऑफिस में आइए पैसा लेने वाले के लिए, हाँ, लेकिन एक आदमी रखे टोटल खर्चा को हिसाब रखने के लिए, हाँ, कहाँ कितना खर्चा गया, कितना बिल्डिंग में गया, कहाँ टीचर को गया, कितना मटेरियल में गया, बात समझे, कितना इंक में गया, सबको ऑडिट करके हमको बताओ। हम मान लो हम संसद हैं, संसद पटल पे रखवाना, बात समझे कि नहीं। तो सरकार के खर्चे, हिसाब, आमदनी सबको क्या करना? संसद के पटल पे रखवाना, और उसके बाद उस पर बजट बनता है। हाँ, संसद। समझ में आ गया ना? क्रिस्टल क्लियर हो गया, एकदम गंगा जल की तरह। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अब आते हैं हम संचित निधि। तो संचित निधि संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद 266। संचित निधि में कितना होता है? जितना भी राजस्व से प्राप्ति होता है, ऋण से प्राप्ति होता है, जितना भी राजस्व से प्राप्ति हुआ, ऋण से प्राप्ति हुआ, वो सब आएगा संचित निधि में। बताइएगा, एक क्वेश्चन, अब बुक नहीं ध्यान दीजिए, बुक यहाँ ध्यान नहीं दीजिए, यहाँ ध्यान से सुनिए, उसके बाद हम देंगे टाइम, देंगे फुल्ली टाइम देंगे, ठीक ना? दिमागों में नहीं अभी, केंद्र का होगा हमको लगता है, केंद्र का होगा, अभी दिमाग में नहीं है। चलिए आइए, पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से एक बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है, अब बहुत बढ़िया से फंसता है, इतना बढ़िया से फंसता है ना, ध्यान सुनिए। संचित निधि से कोई भी धनराशि, संचित निधि से कोई भी धनराशि किस विधेयक के माध्यम से निकाला जाता है? संचित निधि से, संचित निधि क्या हो गया? सरकार की आमदनी, जो टैक्स से आया, ऋण से आया, जो सरकार की आय है, जो जमा हुआ, वो कहलाया संचित निधि। बात समझे, सरकार का जितना आय हुआ,
बात समझे, वो क्या कहलाएगा, संचित निधि में जमा होता है। तो संचित निधि की चर्चा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 266। लेकिन अगर सरकार को संचित निधि से पैसा निकालना है तो किस विधेयक के माध्यम से पैसा निकलता है बताइएगा। हाँ, विनियोग विधेयक से। किस विधेयक के माध्यम से, विनियोग विधेयक से। लेकिन मुद्दे की बात है, विनियोग विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 114। किस में है, अनुच्छेद 114 में। किस में है, अनुच्छेद 114 में। बात समझे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और है, अगर सरकार विनियोग, सुनो, पैसा किस विधि, संचित निधि से जो पैसा निकलेगा, संचित निधि से जो पैसा निकलेगा किस माध्यम से निकलेगा, विनियोग विधेयक। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, यही पैसा सरकार पैसा विनियोग, अब देखिए बजट में जो पैसा होता है, बजट में जो पैसा होता है, जोन मन पैसा ऐसे खर्चा नहीं कर सकता है, उसको विनियोग माध्यम से मंत्री पैसा निकालता है, उस पैसा को खर्च करता है, जो बजट में दिखाया जाता है, जो इस विभाग को हम इतना पैसा दिए, इस विभाग को इतना पैसा दिए। अब बात समझिए, पहले बजट पेश होता था 1 अप्रैल को, अब हो जाता है 1 फरवरी को। अगर मान लीजिए किसी कारणवश बजट में लेट हो गया, हाँ, और सरकार को पैसा की ज़रूरत है, बस समझे, पैसा सरकार जो पैसा खर्च करेगा किस माध्यम से पैसा लेना होगा, विनियोग विधेयक के माध्यम से। लेकिन अभी विनियोग विधेयक जो है ना, जैसे बजट पेश हुआ उसको पहले ही पास कर लिया जाता है विनियोग, ताकि सरकार खर्च कर सके। सरकार को हर दिन पैसा खर्च करना है ना। लेकिन अगर संसद सत्र लेट हो गया, अब सरकार को पैसा की आवश्यकता है, अब सरकार जो है ना किस विधेयक के माध्यम से पैसा खर्च करेगा बताएगा, हाँ, लेखा अनुदान के विधि के माध्यम से। बात समझे, किससे, लेखा अनुदान से। या दो क्वेश्चन है बबुआ, सुन लो, टिक लगाने में अच्छा रहेगा। 2 क्वेश्चन है, लेखा अनुदान या अनुपूरक अनुदान। लेखा अनुदान और अनुपूरक अनुदान लिखल होगा कहीं, देख लीजिएगा। हाँ, बजट प्रक्रिया पूरी न होने पे सरकार जो व्यय करती है, लेखा अनुदान या अनुपूरक अनुदान। बात समझे कि नहीं, समझे। ये प्राय कब, ऐसा घटना कब होता है, जब कोई चुनावी वर्ष रहता है। ये कब होता है, चुनावी वर्ष होने पे या लोकसभा के विघटन होने। ऐसा स्थिति कब उत्पन्न होता है, चुनावी वर्ष है तो बजट पेश नहीं कर दिया। मान लीजिए चुनाव फरवरी में है, मान बजट फरवरी में है, अब चुनाव पहले ही हो गया। बात समझे कि नहीं, समझे, बजट पेश नहीं कर पाया, या लोकसभा का विघटन हो गया, चलिए बताइएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में चर्चा है, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 112। अब वार्षिक वित्तीय विवरण को ही कहते हैं बजट। ए बबुआ, संविधान में बजट शब्द नहीं है, हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा, इसी को हम लोग कहते हैं बजट। बात समझे, वार्षिक वित्तीय विवरण है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बजट। चलिए, ये हो गया कौन सी निधि, संचित निधि। अब आते आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, ठीक ना। हाँ, आकस्मिक, ठीक है। अब हाँ, संचित निधि से राष्ट्रपति सबको पैसा, आकस्मिक निधि सबको संचित निधि से, सबको संचित निधि से है, प्रधानमंत्री को वहाँ संचित निधि से नहीं, बाकी सबको संचित निधि से। प्रधानमंत्री आकस्मिक निधि, हाँ, इसको निधि नहीं दिया है कौन निधि से होता है, लेकिन आकस्मिक निधि से होगा, दिया हुआ नहीं है, सब संचित निधि से। अब क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किसे संचित निधि से पैसा नहीं मिलता है, तो प्रधानमंत्री। चलिए, अब आइए आकस्मिक निधि की चर्चा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 267। आकस्मिक निधि की चर्चा किस अनुच्छेद में है, आकस्मिक निधि की चर्चा अनुच्छेद 267। चलिए, अब एगो होगा संविधान संशोधन, उसको छोड़ दीजिए। संविधान संशोधन बताइएगा, हमारे संविधान में जो संशोधन होता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 368, ठीक ना। 4 प्रकार के संविधान संशोधन है, इसको बाद में हम समझाएंगे। इस टाइम बात समझे, 4 प्रकार के संविधान संशोधन है, ठीक। चलिए, अब आइए न्यायपालिका, हाँ, आकस्मिक निधि में उतने का पढ़ना है आपको। वहाँ लिखा है 1000 शब्द, लेकिन उस शब्द में जो एग्जाम में पूछा जाता है, बस वो हमको बताना। हम लुसेंटवा को पढ़ के एक लाइन को पढ़ने से वो क्या मतलब है, बात समझे। तब तो आप भी घर में जाकर पढ़ सकते हैं, वहाँ से क्या क्वेश्चन निकलेगा। चलिए, अब आइए न्यायपालिका की ओर। क्या आप लोग जिंदा हो, सांसें चल रहा है, हैं? सब 5 मिनट रुकिए ना।
कितना देर हुआ रे? 1 घंटा। चलिए लगता है स्टेज पे डांस कर रहे हैं स्टार्ट। चलिए न्यायपालिका, अब आते हैं हम कहाँ, न्यायपालिका की ओर। बताइए न्यायपालिका का गठन जो है किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 124। न्यायपालिका का गठन अनुच्छेद 124। न्यायपालिका गठन 124 के तहत। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है, सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है, हाँ सर्वोच्च न्यायालय का गठन है अनुच्छेद 124 के तहत। लेकिन उच्च न्यायालय का गठन है, उलट दीजिए, 1 और 2 को पलट दीजिए, 214। बात समझे? सर्वोच्च न्यायालय 124 और उच्च न्यायालय 214। 1 और 2 को बदल दीजिए। बात समझे? 1 2 को बदल दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिए तो गूगल पे थोड़ा सा। अभी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? हाँ 33, 1 + 33, 33 + 1 यही है ना, चेंज नहीं हुआ है। हाँ तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या है 34 गो, और 34 में शामिल कौन है? एक CJI, बात समझे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। बात समझेंगे ना? 33 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। 33 अन्य न्यायाधीश और 1 हो गया मुख्य न्यायाधीश। चलिए बताइएगा, लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय न्यायाधीशों की संख्या कितना था? 8 था। कितना था? 8 था। बताइएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। बताइएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाता है किस विधि से? महाभियोग लगाकर। कैसे लगाते हैं? महाभियोग लगाकर, ठीक ना? बताइएगा। चलिए हाँ लिखा है 124 का 4। बताइएगा इसको शपथ कौन दिलाता है? CJI को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। आज जो शपथ दिलाता है कौन सी का? गोपनीयता का। किसका? गोपनीयता का। बताइएगा अब देखिए हर बात को गोपनीय रखना है, बताना नहीं है, किसी को छिपाना होता है। बताइएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जो वेतन मिलता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 125। लेकिन अनुच्छेद नहीं पूछने वाला है, पूछने वाला है वेतन कितना मिलता है? नया लूसेंट किसके पास है? नया लूसेंट कितना है? 80,000 प्रति माह। कितना है नया लूसेंट? 2,80,000 है। चलिए 2,80,000, ठीक ना? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? 2,80,000। अन्य न्यायाधीश को 2.5 लाख। बात समझे? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए जो महाभियोग लगता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पे, जो महाभियोग लगता है, ध्यान सुनिए, ये महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा में किसी में लगाया जा सकता है। लेकिन लोकसभा में महाभियोग है तो 2/3 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। हाँ 2/3 सदस्य उसके पक्ष में रहना चाहिए हटाने में। और राज्यसभा में जाए तो राज्यसभा में भी 2/3, यानी कि इसको हटाना है तो 2/3 बहुमत से। बस समझे? साधारण बहुमत से नहीं, 2/3 बहुमत से। किस बहुमत? हाँ 2/3 बहुमत से हटा सकते हैं। बताएगा लेकिन हटाने के लिए प्रस्तावक चाहिए। हटाने के लिए प्रस्तावक। तो लोकसभा में कितने प्रस्तावक हटाने के लिए? 50। लोकसभा में कितने प्रस्तावक? 50। और राज्यसभा में लोकसभा में 100 प्रस्तावक। लोकसभा में 100 प्रस्तावक और राज्यसभा में 50। बताइएगा 50 प्रस्तावक। लोकसभा में 100 प्रस्तावक और राज्यसभा में 50 प्रस्तावक है। बताइएगा सर्वाधिक समय तक न्यायाधीश रहने वाले, सर्वाधिक समय तक कौन न्यायाधीश रहा है? बताइए। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। यशवंत होगा यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। बताइएगा सार्वजनिक हित के मामले पे राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है। ए बउआ ये क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनो। ए बाबू ध्यान से सुनो। कोई सार्वजनिक हित का मामला है और राष्ट्रपति को निर्णय लेना है। बात समझे? कोई कानूनी मामला है और राष्ट्रपति को निर्णय लेना है। सार्वजनिक हित का कोई मामला है जिसमें राष्ट्रपति को कोई निर्णय लेना है, कानूनी मामला है, ठीक ना? तो वो जो है ना सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग सकता है? परामर्श मांग सकता है, ठीक ना? और सुप्रीम कोर्ट परामर्श देगा तो उस परामर्श को राष्ट्रपति को मानना या न मानना उसके विवेक पे है। लेकिन जो परामर्श मांगता है किस अनुच्छेद के तहत?
राष्ट्रपति जो परामर्श मांगता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के किस अनुच्छेद के तहत? ये सब क्वेश्चन जानते हो, खूब पूछता है। अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143, बात समझे, अनुच्छेद 143 के तहत। अब अगला एक क्वेश्चन बात समझ में आएगा बाबू। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांगता है। बात समझे कि नहीं? एनी डाउट? अब यहाँ से लगातार 2-4 क्वेश्चन को समझना है, टेक्निकली समझना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट अपने फैसला पर जो ना पुनर्विचार कर सकता है, अपने फैसले पर क्या कर सकता है? पुनर्विचार कर सकता है। अगर हम कोई फैसला लिए, कोई फैसला सुनाया, कोर्ट कोई फैसला सुनाया, तो उस फैसला को रिव्यू करने का उसका पूरा अधिकार होता है, यानी फिर से वो अपने फैसला को बदल दे। जो अगर कोई कानून बनाया, कोई निर्णय दिया, उस निर्णय को फिर से उसका लगता है नहीं ये हम गलत निर्णय दे दिए हैं, तो उसको बदल सकता है, यानी कि अपने फैसला पर पुनर्विचार कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, अपने फैसला पर रिव्यू कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 137। बात समझे? अनुच्छेद 137 समझ में आ गया? बढ़िया समझे। इस क्वेश्चन समझिए, वहाँ लिखल है और उस क्वेश्चन को कैसा हूँ पूछेगा। बात समझिए, इसलिए उसको भाषा को समझिए। अगर कोर्ट कोई फैसला सुनाता है, जस्टिस कोई फैसला सुनाता है, उस फैसला को रिव्यू करने का अधिकार है। रिव्यू मतलब उसे फिर से जो है ना सुना सकता है, फिर से वो उस पर विचार कर सकता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का बात कर रहे हैं, न्यायालय का बात कर रहे हैं, न्यायालय। बात समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? किस अनुच्छेद के तहत पुनर्विचार कर सकता है? हाँ, जैसे मान लीजिए हम बोल दिए कल से क्यूज होगा 4 बजे से। बात समझे? तो ये अंतिम लकीर नहीं है, ये अंतिम लकीर नहीं है। हम इस पे कल आप लोग का विरोध होने लगा, हमको लगा नहीं ये ठीक नहीं है, तो फिर से हम पुनर्विचार किए, फिर से फैसला सुनाए नहीं, अब होगा 3:30 बजे। बस समझे? अब होगा 3:30 बजे। रिव्यू किए अपने फैसला पर, हम क्या किए? रिव्यू किए। बस समझे कि नहीं? ओके, कोई दिक्कत? चलिए अब बस थोड़ा सा और कष्ट। चलिए अभिलेख न्यायालय की चर्चा, अभिलेख न्यायालय की चर्चा किस अनुच्छेद में है? बस थोड़ी अनुच्छेद 129। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख न्यायालय क्या होता है समझिए। अब समझिए, जैसे नहीं कहते बच्चा में, सुनो ना, हाँ बच्चा, अभी भी बहुत आदमी फेयर करता होगा, लेकिन बच्चा में ज़्यादा होता है फेयर करना। हाँ, तो फेयर जो होता है एग्जाम के समय में क्या होता है? रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, तो जिस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं तो फेयर करते हैं ताकि रिवीजन अच्छी तरह हो जाए, उसी प्रकार जो है ना कोर्ट जो है ना अगर कोई फैसला सुना रहा है, कोर्ट कोई फैसला सुना रहा है, तो उसे जो है ना सुरक्षित रूप से अभिलेख, अभिलेख मतलब लिखा जाना। बात समझे? कोई सुरक्षित रखा जाता है उसको। तो वो काहे रखा जाता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाया जो अब से जो है ना विवाह के उम्र लड़कियों का मान लो 21 साल और लड़कों का उम्र 21 साल मान लो। हाँ, बस समझे? तब यही फैसला मुंबई हाई कोर्ट भी सुना सकता है, प्रेफरेंस दे सकता है हाई कोर्ट का, प्रेफरेंस दे सकता है हाई कोर्ट का। और यही फैसला बिहार सरकार भी, पटना उच्च न्यायालय भी सुना सकता है, यही फैसला गुजरात न्यायालय भी सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। जैसे अभी टीचर वाला जो बहाली हुआ, अभिलेख न्यायालय को समझाने का सबसे अच्छा तरीका एग्जाम्पल है मेरे पास। अभी सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया जो क्या कहते हैं बीएड किया हुआ है वो प्राथमिक टीचर के लिए अवेलेबल नहीं है, वो प्राथमिक टीचर नहीं बन सकता है, इस सुप्रीम कोर्ट दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसला को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई विरोध नहीं कर सकता है, कोई भी हाई कोर्ट। बस समझें? अब हाँ, सुप्रीम कोर्ट दिया, तो अब बिहार सरकार में सुप्रीम कोर्ट दिया पूरे देश के लिए, अब उसी फैसला को अभिलेख के रूप में पटना न्यायालय सुना दिया। जो सुप्रीम कोर्ट कहा है, जो हाँ नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहा है जो बीएड वाले कोई प्राथमिक टीचर नहीं बनेगा, तो उसी को फैसला को हूबहू सुना दिया, सुप्रीम कोर्ट की फैसला को हूबहू, इसी को कहते हैं हम अभिलेख न्यायालय। बात समझे? बात समझे? या भविष्य में कोई निर्णय, ऐसे एक एग्जांपल देकर समझाएं, या भविष्य में कोई निर्णय लिया गया उसे किसी दूसरे केस में, जैसे मान लीजिए इस कोई केस हुआ, कोई केस में कोई निर्णय लिया, अब कोई तीसरा केस हो रहा है, तो उस केस का जो उस केस में निर्णय लिया गया, उस केस को प्रेफरेंस के तौर पे दूसरे केस में समझाया जा सकता है। भैया मेरे, अगर कोई
LLB वाले सुन रहे होंगे, तो आपके तरह हम लोग कंपटीशन वाले हैं, ठीक ना। तो छोटा सा जानते हैं, आप लोग की तरह हम पर डिटेल से टेक्निकली नहीं पकड़ के कमेंट करने लगिएगा, नहीं ऐसा नहीं है, एक मोटा तौर पे बताएं, बात समझे। चलिए, तो अभिलेख न्यायालय के चाचा अनुच्छेद 129 में, कौन सा अनुच्छेद 29, बात समझे कि नहीं। और अपने फैसला पे रिव्यू कर सकता है अनुच्छेद 137, बात समझे। और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह परामर्श मांग सकता है अनुच्छेद 143, बात समझे। और बताइएगा, मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226। चलिए, आज का सेक्शन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक क्वेश्चन और है, स्पीडी निकालिए, स्पीडी टाइम कितना हुआ? रहने दीजिए, आज स्पीडी रहने दीजिए, काहे कि पढ़ाना भी है। नहीं पढ़िएगा तो बोलिए, हम अथी कर देंगे। 10 मिनट लगेगा, पूछ लीजिए, फिर साइंस जगह तो रहिए जाता है।